जी नमस्कार मित्रों, आज है 20 फरवरी रविवार। यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 3 महीने और 15 दिन बाकी। मुद्दा है करंट अफेयर्स में पिछले 3 दिन में जाने लायक क्या था। 18, 19 एंड 20, शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार। पॉलिटी के कुछ समाचार थे, फिर ये इंडिया यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वगैरह, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटी, उसमें आर्टिकल 176, उसमें कुछ ऐसी बात है कि गवर्नर शैल एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के सत्र को वो संबोधित करेंगे कब, जब नया इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट बार जो गवर्नमेंट बने उसका जो फर्स्ट सेशन हो, और दूसरा हर साल के अंदर जो पहली बार विधानसभा का सत्र हो तो गवर्नर ने एड्रेस करना होगा। शैल मतलब कंपलसरी, मस्ट भी, ये होना ही चाहिए। और ऐसा जो गवर्नर से एड्रेस होता है उसमें वो क्या करेंगे, खुद के मुंह से वो नहीं बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उनको जो लिख के दे कि दीज आर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस, दीज आर द अचीवमेंट, वो सब वहाँ पर वो बात करेंगे। तो कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि केरला के गवर्नर वो किसी बात से नाराज थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गवर्नर से एड्रेस देने के लिए, राज्यपाल का जो भाषण होता है वो देने के लिए विधानसभा में नहीं आऊँगा। फिर चीफ मिनिस्टर ने रिजाने की कोशिश की, फिर आखिरी टाइम पे वो आए। अब जो कंट्रोवर्सी थी वो असल में अपने जानने लायक नहीं है। वो लंबी चौड़ी बात ऐसी थी कि ये केरला के गवर्नर ने किसी बीजेपी लीडर को अपना पर्सनल असिस्टेंट के रूप में नौकरी दे दी। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट को नाराज़गी थी कि आप ऐसे पॉलिटिकल पर्सन को गवर्नर ऑफिस में नौकरी कैसे दे सकते हैं। और उस पर उन्होंने कुछ लेटर भेजा कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गवर्नर नाराज़ हो गए कि ये तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है कि मुझे ऐसा लेटर लिखो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ये विधानसभा में नहीं आऊँगा। और फिर गवर्नर को खुश करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने उस आईएएस ऑफिसर का तबादला कर दिया जिसने ये लेटर ड्राफ्ट करके भेजा था। अब बात ऐसी है कि ये पूरी चीज़ आप लिखने बैठेंगे तो मेंस में सीन बनता नहीं, ये समझाने बैठेंगे तो बाकी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, गवर्नर, सीएम, प्रॉब्लम्स इन फेडरलिज्म, सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू एक्चुअली नो व्हाट हैपन। हमें इसमें जानना ये है कि जब रूलिंग पार्टी यूनियन और स्टेट लेवल पर अलग अलग हो और गवर्नर के रूप में ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिसके पॉलिटिकल अफिलिएशन कुछ चलते हो, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये एक बात हुई। दूसरा क्या, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हाइसेन लुंग, ये वाले, मुझे लगता था कि मैं ही ये लाल गुलाबी शर्ट पहनता हूँ लेकिन इनको भी शौक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि नेहरू के भारत में अभी 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर तो क्रिमिनल केस चल रहे हैं वगैरह। तो इस पर भारत सरकार ने नाराज़गी जताई, उनके एम्बेसडर को बुला के डांटा कि तुम अपना देखो, डू नॉट मेक अननेसेसरी कमेंट अबाउट इंडिया। तो मतलब ये क्या दिखाता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, कि अराउंड 40 to 50% ऑफ एमपी उन्होंने अपने इलेक्शन कैंडिडेसी फॉर्म में खुद ही लिखा है कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ क्रिमिनल मैटर्स हैं। अब समझिए, मेंस पेपर 2, पॉलिटी गवर्नेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज, वो सब आप पहले से, वो तो कोई भी किताब या मटेरियल उठा के तो उसमें ये सब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, ये सब तो है ही। अब ये क्योंकि इसने बोला तो कॉलम लिखा गया, तो प्रीलिम्स गई भाड़ में और आओ इस पर डेली मेंस आंसर राइटिंग करे, ऐसे सब शौक आप कर सकते हैं अगर प्रीलिम 3 महीने और 15 दिन बाद नहीं होता। अभी अपना फोकस होना चाहिए प्रीलिम सिलेबस कंप्लीशन। आपको जो 2-3 अटैम्प्ट दे के बैठे हैं और उनका सब कंप्लीट है और उनको बस ऊपर ऊपर से रिवीजन देखना है, वो सब ये डेली आंसर राइटिंग और ये सब सोच सकते हैं। बाकी सब लोग उनकी महल देख के अपना झोपड़ा मत जलाओ भाई, आप प्रीलिम पे फोकस करो। इससे पहले भी भारत सरकार ने, बाहर के लोग कुछ भी ऐसा डेमोक्रेसी और पॉलिटी पे रिमार्क करे तो नाराज़ हो जाती है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किसान आंदोलन में बोला था, वो ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जो किसान आंदोलन में बोली थी, तो भारत सरकार ने ऐतराज़ जताया था। साउथ कोरिया की भी वो ह्यूंडई कार कंपनी, उसके पाकिस्तान की सब्सिडियरी कंपनी ने कुछ कश्मीर के बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, तब भी हमने उसको डांटा था वगैरह वगैरह। अब इस पर कॉलम चल रहा है और कुछ लोगों का, क्रिटिक्स का ये मानना है कि भारत सरकार को इतनी इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता नहीं होनी चाहिए कि कोई क्या बोला है, हम एक सुपर पावर है, वो बोलेंगे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं पॉलिटी और उसमें राइट्स इशू में, राइट टू प्राइवेसी। आधार कार्ड में आप जानते हैं आपके कुछ बायोमेट्रिक डेटा को रखा जाता है, कि जैसे आपका फोटोग्राफ, आपके ये फिंगरप्रिंट्स। अभी मामला ऐसा आया कि दिल्ली में कुछ साल पहले एक जौहरी की हत्या हुई और जो लुटेरे थे वो हीरे जवाहरात लेके चले गए।
तो पुलिस ने वहाँ पर सब फिंगरप्रिंट चेक किए, तो आप समझिए कि दुकान में तो ग्राहकों के भी वो जो ग्लास वाले टेबल होते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट होंगे और कुछ डकैतों के भी। हाँ, तो पहले तो पुलिस ने जो क्रिमिनल डेटाबेस होता है फिंगरप्रिंट वाला उसमें चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कहे पहले इनका पुलिस ने कभी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग नहीं किया, ऐसे कुछ नए रॉबर्स हैं। इसलिए पुलिस ने यूआईडी संस्था को लिखा कि आपके पास तो आधार कार्ड में सभी रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डेटाबेस है, तो ये हम आपको कुछ फिंगरप्रिंट देते हैं, उसको आप चेक करिए और हमें बताइए कि ये कौन सा पर्सन है, और उसका कुछ एड्रेस या आधार कार्ड नंबर हमें दीजिए तो हम आगे उसको ढूंढते हैं। तो यूआईडी संस्था वो सब कानूनन और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह के हिसाब से वो आधार कार्ड और निजता का अधिकार और कानून के हिसाब से वो नहीं दे सकते दूसरी संस्था को, वो सब पीपुड़ी बजा रहे हैं। तो हाई कोर्ट में मसला चल रहा है। हम खुद से कुछ तैयार करने नहीं बैठेंगे, कोर्ट को फाइनल डिसीजन देने दो, फिर हम देखेंगे। उसी तरह ये इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारे समाचार चलते हैं पंजाब यूपी के, सब पढ़ने नहीं बैठेंगे, अपने परीक्षा के लिए काम करने। फिर पॉलिटी और उसमें कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स इश्यूज। हाँ, तो कुवैत कुवैत किधर है? ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये रहा कुवैत, ये ब्लू कलर वाला। और ये ईरान ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है वगैरह। कुवैत पर एक ज़माने में ये सद्दाम हुसैन और इराक उसने अटैक किया था और गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध हुआ था। खैर, कुवैत अभी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ कुछ कानून है कि मान लीजिए पुरुष महिलाओं के कपड़े पहने जैसा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग करते हो तो उसे 1 साल की सज़ा और सब फाइन पेनल्टी लगी। लेकिन उनकी जो भी सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये रद्द कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसमें हमें क्या समझना है? आप पाएंगे सऊदी अरब में भी कुछ कानून थे कि महिलाएं ड्राइविंग कर सकती हैं कि नहीं, तो उसको सुधारा। यूएई, कुवैत, ये सभी देश होमोसेक्सुअलिटी, विमेन इश्यूज, उस पर धीरे धीरे जो पुराने कानून थे उसको थोड़े बदल रहे हैं। तो ये जो लिबरल एटीट्यूड, उदार मत क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सबको ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी इमेज को बेहतर करना है। ये लोग चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आएँ, पूरे परिवार के साथ आएँ, फॉरेन टूरिस्ट आए, फॉरेन फिल्म मेकर्स भी आएँ, क्योंकि वो अगर कोई फिल्म शूट करेंगे तो उसको देख के और फॉरेन टूरिस्ट आएंगे। लेकिन ये सब के लिए वो एलजीबीटी और वो सब कानून सही रहना ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये सभी देश चाहते हैं कि हमारे कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन हमने आगे भी देखा था ये यूरोपियन यूनियन में एलजीबीटी राइट्स एक पॉलिटिकल काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो अगर कुवैत को यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट करना हो, लेकिन ये सब ऐसा कानून हो, तो उनकी ऑपोजिशन पार्टी हमेशा विरोध करती रहे कि नहीं ये पहले हटाया जाए वगैरह। तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो भी रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीवियस लॉज, उसमें भी फेरबदल हो सकता है, डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एंगल्स क्या बन रहे हैं। पॉलिटी और उसमें भी फिर राइट्स इशू एंड प्राइवेसी। अब ये बात ऐसी है कि पति पत्नी ने आपस में कुछ बातचीत की हो तो क्या उसको अदालत में सबूत के रूप में रख सकते हैं कि नहीं? सामान्य रूप से नहीं रखा जाता, क्योंकि वो वाला कि उसे प्राइवेसी दी जाती। लेकिन कुछ केस केरला में ऐसा था कि पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था, पति ने उसकी हत्या कर दी जो पर पुरुष था, और फिर उसमें उन पति पत्नी के बीच क्या बातचीत हुई थी उसका सब रिकॉर्ड एविडेंस में जमा कर सकते हैं कि नहीं, उस पर जजमेंट दिया। मेरे हिसाब से यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ में ये इतना उपयोगी नहीं, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ हो तो फिर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 122 तो फिर सोच विचार करना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट वेस्ट टाइम। फिर वो पेगासिस नाम का वो स्पाईवेयर जिसकी मदद से सरकार विपक्ष के नेताओं पर नज़र रखती थी, तो उसमें सऊदी अरब की एक्टिविस्ट के फ़ोन में कुछ लड़की का फ़ोटो आया और उससे वो पता है, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पिछले 3 में से 2 दिन तो इंडियन एक्सप्रेस ने यही चलाया था, हम कोई पढ़ने नहीं बैठेंगे। हरियाणा में 75% ऑफ द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, उसको लोकल पब्लिक के लिए रिजर्वेशन रखना है। उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आता है जाता है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, फाइनल जजमेंट आने दो। उसी तरह ये तमिलनाडु और केरला के मल्लुपेरिया डैम की लड़ाई, मैंने आगे भी एक बार बताया था आपको, एक बार में तैयार करो, अच्छा वो ऐसे रिवर जाती है और उसमें वो जो बांध है इस पर ये प्रॉब्लम है, खेल खत्म। इनका तो रोज़ का चलता है, तो कोई रोज़ पढ़ने नहीं बैठ सकते। हाइड्रोजन के टाइप्स आगे हमने देखा था। ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है? नेचुरल गैस में मीथेन होता है CH4, उसका विघटन करके हाइड्रोजन अलग बनाओ,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको हवा में छोड़ दिया जाए, प्रदूषण होने दिया जाए, तो हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन कब बनेगा? नेचुरल गैस को प्रोसेस करो, उसमें से हाइड्रोजन निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करो, उसका प्रदूषण मत होने दो, तो ब्लू हाइड्रोजन। और तीसरा वह ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगा? ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर, जल, पानी का विघटन किया जाए और H2O में से H2 हाइड्रोजन अलग किया जाए, तो इधर तो कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो ऐसा जो हाइड्रोजन बने उसे कहे ग्रीन हाइड्रोजन। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन एंड एमोनिया पॉलिसी जारी की है। अब उसमें लंबी लंबी बातें कुल मिलाकर ऐसी है कि ऐसा अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए एक राज्य में और दूसरे राज्य में भेजा जाए, उत्तर प्रदेश से हरियाणा, तो बीच में उस पर एक फीस लगती है जिसको कहते हैं इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन फीस। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होगा वो फीस तय करता है, और सर दोनों राज्यों में किसको कितना मिलेगा, लेकिन वो इतनी टेक्निकल चीज़ें हमारी एग्जाम के काम की नहीं। सफिशेंट टू नो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा तो टैक्स लगता था, माफ कीजिए टैक्स नहीं, फीस लगती थी। तो अभी सरकार ने बोला है कि वो फीस हम हटा देंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस को प्रोत्साहन मिले। और दूसरा, ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील इंडस्ट्री को भी अपनी सब प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन कहीं कहीं पर वो उपयोग में लेते हैं। तो उन सबको कहा गया कि आप हाइड्रोजन तो ग्रे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू वाला भी, लेकिन कंपलसरीली सपोज आप 100 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हो तो इसमें से सर्टेन परसेंटेज ग्रीन वाला ही इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हाइड्रोजन बिजनेस को प्रोत्साहन मिले, और ग्रीन हाइड्रोजन तो उससे और अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ सके, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज वगैरह। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, मशहूर है अपनी आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, वो सब के लिए। तो उसका ये यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी मदद से मोबाइल ऐप डेवलप होते हैं, जिसकी मदद से मनी ट्रांसफ़र होता है, तो नेपाल ने कहा हम वो वाला सब आर्किटेक्चर अपनाएंगे। मतलब क्या कि ऐसे टेक्नोलॉजी से उनके भी ऐप बने, तो भारत से लोग उधर गए हो टूरिज्म के लिए, शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी कोड स्कैन किए जाए, मनी ट्रांसफ़र, वो सब में और सुविधा रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक महिला सीईओ थी, और वो हर एक चीज़ एक अज्ञात योगी को पूछ पूछ के करती थी। वो वाली चीज़ हम बार बार पढ़ने नहीं बैठेंगे, उसका तो रोज़ नया नया स्कैम के बात आते रहती है। मेन मुद्दा था कि कुछ दिन पहले हमने देख लिया। मित्रों, ये अलग अलग कॉलेज में फैकल्टी, लैब, एकेडमिक प्रोग्रेस, उस हिसाब से उसका रेटिंग किया जाता है, A++ से लेके C रेटिंग और D रेटिंग वो नाक नाम की एक संस्था करती है। नाक का क्या फुल फॉर्म है, रेटिंग कितने होते हैं, हमारे लिए काम के नहीं। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सब तैयार करना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट स्पेंड टाइम। कि नया जो नियम बना है वो उसमें सब रिलैक्सेशन दिया है रेटिंग में। इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई थी, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल रिलेशन में फिर बात हुई इंडिया और यूएई के बीच रिश्ते क्या है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये ब्लू वाला कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ये भी डीप ब्लू, और ये ग्रीन कलर का जो है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। तो आपस में हमने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, CEPA। वो बात ऐसी कि हम उधर जो एक्सपोर्ट करते हैं और उधर से सामान जो भारत में आता है उस पर जो अलग अलग टैक्स लगते हो उसमें कमी की जाएगी, और उसकी मदद से भारत के ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, वो सब पर यूएई वाले इंडिया के ऐसे एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स लगाएंगे। तो स्वाभाविक है इससे हमारे सब बिजनेस को फ़ायदा होगा, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर वगैरह वगैरह। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद जब हो रही हो तो भारत की कंपनी को भी और उनकी कंपनियों को भी वज़न दिया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे पायरेसी या काउंटरफिट गुड्स, वो नकली नाइक और प्यूमा के लोगों वाले शूज़ और कपड़े बेचे जाए, उन सब से लड़ेंगे। ई कॉमर्स वगैरह को प्रोत्साहन देंगे, ये सब बातें उसमें हैं। बस तो कुछ पूछा जाए तो यही सब सेक्टर का थोड़ा थोड़ा नाम लेना है, यही सब कीवर्ड्स यूज़ करने, खेल ख़त्म। अभी कुछ लोग इसमें लंबी चौड़ी पीएचडी करने बैठेंगे कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, CEPA, फिर कुछ होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, CECA, तो CPA और CECA में क्या अंतर होता है, वही सब वो पंचायत चलते रहती है भाई। पुराने पेपर आप देखिए, कौन इतनी बुद्धिजीविता और पांडित्य आपको पूछ रहा है, तो क्यों पंचायत करने बैठना है। डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट, पुराने पेपर देख भी लिया करो कभी। फिर ये यूए के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, तो एक तो हमने देख लिया ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, वो साइन हुआ। उसके अलावा भी ये आतंकवाद से लड़ेंगे, टेररिज्म से लड़ेंगे, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ई पेमेंट सॉल्यूशन, मतलब जैसे ये यूपीआई, आईएमपीएस, वो वाली टेक्नोलॉजी हम उनको देंगे।
यूएई में आईआईटी का कैंपस खोला जाएगा, हाइड्रोजन टास्क फोर्स बने, स्किल कोऑपरेशन, ये सब किया जाएगा। हर एक में क्या करेंगे, काम का नहीं, कुछ कीवर्ड्स याद रखने, उसी को छाप देने मेंस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ पूछे। फ्रांस ने तय किया है कि चाइना के साथ मिलकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो आगे चल के शायद इंडिया को मज़ा नहीं आएगा कि हमने आपसे इतने सब राफेल जेट खरीदे और आप तो चीन की गोद में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, और उसमें मीन्स पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म वगैरह। बात ऐसी है कि 2008 में अहमदाबाद में बम धमाके किए गए थे जिसमें 56 लोग मर गए थे। उस मामले में 38 अक्यूज पर्सनस को मृत्युदंड दिया गया और ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी मात्रा में दिया गया। इससे पहले राजीव गांधी के केस में 26 लोगों को सजा दी थी, लेकिन ये 38 मतलब हाईएस्ट है। इसी के साथ जुड़ा एक मुद्दा है एथिक्स में। मित्रों, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो ऑनर अमॉन्ग थीव्स। जो चोर होते हैं उसमें आपस में कोई नैतिकता होती नहीं है। मतलब चोर दूसरे चोर को चूना लगा जाए, आखिरी टाइम पे पैसा लेके भाग जाए, या फिर कि खुद जेल में जाने से बचने के लिए उसको फंसा दे या सरकारी गवाह बन जाए, ये सब होते रहता है। बिकॉज देयर इज नो ऑनर अमॉन्ग द थीव्स। सो क्रिमिनल इज लाइकली टू बिट्रे अदर क्रिमिनल्स फॉर हिज ओन बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो केस मैंने आपको अभी बताया 2008 वाला अहमदाबाद ब्लास्ट, उसमें एक अपराधी था अयाज सईद। उसने ये किया कि खुद सरकारी गवाह बन गया ताकि उसको कम सजा मिले, और बाकी सब आतंकवादियों के खिलाफ उसने सब सरकारी गवाह बन के गवाही दे दी, और उसके चलते 38 दूसरे टेररिस्ट को मृत्युदंड मिल गया। इसमें एक और भी मामला है कि ये जो अयाज है वो सुन्नी बरेलवी, ऐसा मुस्लिमों में जो अलग अलग हिस्से होते हैं उस संप्रदाय से था, और बाकी सब थे वो सुन्नी लेकिन नॉन बरेलवी सेक्ट से बिलोंग करते थे। अब ये अयाज ने ईद के दिन बाकी सबको कुछ मिठाई दी थी, लेकिन बाकी सब लोगों ने इससे मिठाई नहीं ली कि तुम तो अलग संप्रदाय के हो, हम नहीं ले सकते। जिसके चलते ये लोग काफ़ी लड़ पड़े थे, और उसके बाद इसको लगा कि अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। तो मतलब ये सोचना है कि धर्म के कारणों से गुमराह होके आतंकवाद फैलाए भी, लेकिन आपस में खुद की भी तो बनती नहीं है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, ये जो अपना बात हम समझ रहे थे, देयर इज नो ऑनर अमॉन्ग थीव्स। याद करिए, मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी कार रखी गई जिसमें बॉम्ब रखे थे और एक रैंसम लेटर फिरौती का कागज़ रखा था कि बिटकॉइन में हमको फिरौती दो वरना बम से उड़ा देंगे। उसमें मामला ऐसा है कि करप्ट पुलिसमैन सचिन वजे, उसने ये सब किया था, और अब वो ऐसा बोल रहा है कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, और मैं सरकारी गवाह बन के जो बाकी मेरे साथी थे, बाकी साथियों में महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री, मुंबई के पुलिस कमिश्नर वो परमवीर सिंह या जो नाम उसका, वो सब लोगों ने मुझे बोला था मुकेश अंबानी से पैसा उगाही करने के लिए, इसलिए मैंने किया था, मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ, मुझे सजा मत दो। तो इधर भी वही बात है, नो ऑनर अमॉन्ग थीव्स वो है। एथिक्स में एक और चीज़ आप जानते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये आरबीआई अपना रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह में जो चेंज करे। अब आप समझिए, जब भी आरबीआई रेपो रेट चेंज कर दे, कम कर दे, सीआरआर एसएलआर कम कर दे, तो लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन जब भी सस्ता होगा तो शेयर बाजार पर क्या असर होगा? शेयर बाजार के खिलाड़ी ये सोचेंगे कि लोन सस्ते हैं तो लोग अभी मकान ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो एचडीएफसी बैंक से लोन लेंगे, तो एचडीएफसी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी, हमको डिविडेंड आ सकता है, तो वो एचडीएफसी के शेयर खरीदना शुरू करे और प्राइस ऊपर चले जाए। कि ये सब लोग तो अब टाटा मोटर्स खरीदेंगे, तो टाटा कंपनी के शेयर खरीद लो, उसके प्राइस ऊपर चले जाएँ। अब आप समझिए, जो सेंट्रल बैंक है उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको तो ये जानकारी पहले से होगी, एक दो घंटे पहले से, कि अच्छा हमारे गवर्नर साहब ने ये डिसीजन लिया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसीजन लिया है, और ये 1 घंटे बाद प्रेस स्टेटमेंट देने वाले हैं, और प्रेस स्टेटमेंट देंगे उसके बाद शेयर बाजार ऊपर भाग जाएगा और ये वाले सेक्टर में इतना आगे जा सकता है। तो उस हिसाब से वो गुप्त जानकारी की मदद से पहले ही उन कंपनियों के शेयर खरीद के दाव लगा दे, तो स्वाभाविक उनको तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो अमेरिका में पता चला कि उनके बॉस्टन और डालास के कुछ जो ऑफिसर्स थे, उनकी यूएस फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक के शाखाओं में जो काम करते होंगे वहाँ, वो ऐसे दाव लगा रहे थे। तो अभी अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने नियमों में सख्ती की है कि सेंट्रल बैंक का कोई भी ऑफिसर है, उसने जो भी शेयर बॉन्ड खरीदना है तो उसके 45 डेज पहले अपने बॉस को बताना होगा, और वो क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल नहीं खरीद सकता, वगैरह वगैरह। अब सीधा हमको ये याद नहीं रखना कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये समझना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जिन जिन लोगों के पास है
सपोज सुप्रीम कोर्ट में भी वोडाफोन और आइडिया का वो कुछ जजमेंट देने वाला हो, अब उसमें वोडाफोन के फेवर में जजमेंट आए तो भी शेयर बाजार में वोडाफोन कंपनी के शेयर ऊपर चले जाएंगे, तो किसी को एडवांस में सब पता चल जाए, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा ऐसे सभी सेंसिटिव जगहों पर इस प्रकार के एथिकल गाइडलाइंस की ज़रूरत रहती है। फिर ये एनवायरनमेंट और साइंस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर, पीकॉक। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बाल्ड ईगल। टकलू गरुड़ भी बोल सकते हैं, बालहीन गरुड़ भी बोल सकते हैं, हिंदी हमको जानना है ही नहीं क्योंकि मेंस में ऐसा कोई पूछने वाला नहीं उसका कौन है नेशनल बर्ड। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ओके, बाल्ड ईगल इज देयर नेशनल बर्ड। तो प्रॉब्लम क्या है, ये अमेरिका में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और फूड केमिकल वेस्ट, उसके चलते लेड, शीशे का पर्यावरण में तत्व बहुत बढ़ रहा है और ये सब जो भी खाना खाते होते सांस ले इसमें आग रहा है और उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर प्लेसेस इन न्यूज़ में पोरबंदर जो कि गांधी जी का जन्म स्थान है, तो गुजरात सरकार ने कहा है कि ब्लैक नेक स्टॉर्क्स, काली गर्दन वाले ये सारस, वो सब पोरबंदर में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा पोरबंदर इज़ द न्यू होम ऑफ ब्लैक नेक स्टॉक्स, तो इसलिए वो चर्चा में आया। साइंस और उसमें वायरस, तो सबसे पहला वायरस जो इंसानों ने अपनी आंख से देखा हो तो वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद हम उसे देख पाए, तो सबसे पहला कौन सा देखा था? ये वाला टोबैको मोज़ेक वायरस। आप सोचते होंगे कि वायरस तो ख़राब चीज़ है और लोगों को बीमार करते हैं, मारते हैं, लेकिन ऐसा है, लेकिन कुछ जगह वो मदद भी करते हैं। जैसे कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसका जो भी सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें वायरस का भी कुछ ना कुछ रोल है। तो उस हिसाब से क्योंकि कार्बन और ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में भी ज़रूरी हैं, सो दे आर प्लेइंग सम इम्पॉर्टेंट रोल। और ये वायरस बाकी कुछ बैक्टीरिया को खा जाते हैं, मार देते हैं, जिसके चलते वो वाले बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग भी कुछ हद तक काबू में रहते हैं। सो दे ऑल्सो प्ले सम रोल इन आवर लाइफ। પછી कॉलम्स तो बहुत सारे थे लेकिन कुछ जानने लायक मज़ा नहीं था। कोरोना वायरस कम हो रहा है, पंजाब सीएम ने केजरीवाल और यूपी बिहार के लोगों के बारे में क्या बोला, रणजी ट्रॉफी वापस होने वाली है, हिजाब का रोज का चलते रहता है, जेएनयू में क्या होना चाहिए, इलेक्शन में क्या हो रहा है। फिर वो गिट हब में मुस्लिम महिलाओं का ऑक्शनिंग, वो ऐसी जो बद्दी ऐप बनाई थी उसके बारे में। फिर एक कॉलम था डिजिटल करेंसी के बारे में। अब उसको पढ़ के आपको और नए चैलेंजेस मिल सकते हैं कि अच्छा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करेंगे तो इसमें ये फ़ायदे नुकसान, बट ऑलरेडी वी हैव सफिशिएंट पॉइंट्स फॉर 250 वर्ड्स क्वेश्चन, वो विन 22 सीरीज़ में देख लिया था। अब उसके आगे और भी चुनौतियां हो सकती है, अपने को पीएचडी थीसिस लिखनी हो 5000 शब्दों में तो लिख सकते हैं, तो ऐसी सब कॉलम पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट हेल्पफुल। जो जानने लायक कोर फंडामेंटल इश्यूज थे हम देख चुके हैं, तो अभी ये सब अक्यूमुलेट और ज्ञान नहीं करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आप खाना खा लो तो क्या शरीर को वो फ़ायदा करेगा नहीं। तो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, अपनी 3 महीने 15 दिन बाद प्रीलिम्स है। इसी तरह कुछ काम का नहीं और सारी चीज़, गोल्ड के लोन सस्ते हो रहे हैं या महंगे हो रहे हैं, कनाडा में ट्रकर्स धमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तानी अवार्ड मिला, तो भाई एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यूजीलैंड और म्यांमार की क्या लड़ाई चल रही, काम की नहीं। प्लेसेस इन न्यूज़, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक का कुछ नाम है ये, क्रुंग थेप महानाखुन, तो वो पुराना नाम वापस लाते हैं, ऐसी इलाहाबाद का प्रयागराज करते हैं, ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी। स्टॉर्म यूनिस, ये कहाँ पर आया? ब्रिटेन और आयरलैंड में। काला पहाड़ क्या है? काला पहाड़ एक मुस्लिम सेनापति था जिसने ये जगन्नाथ मंदिर और कामाख्या मंदिर पर अटैक किया था, और उसके नाम पर असम में गुवाहाटी के नज़दीक एक पहाड़ी है, उसका नाम भी है काला पहाड़। तो राज्य सरकार सोच रही है इसका नाम बदल देते हैं। म्यूजिशियन बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का देहांत हुआ। उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था, वो ऐसी बीमारी है कि सो रहे हैं आप और आपकी सांस रुक जाए, तो उससे देहांत हुआ। अब उसकी लंबी एक्सप्लेन सीरीज आई, वो जनरल अवेयरनेस के लिए बराबर है, लेकिन अपनी एग्जाम में एक हद से ज़्यादा इतना काम का नहीं, सिवाय कि आपने एमबीबीएस किया है और 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है और ये पैनलिस्ट ने कुछ पढ़ा हो तो पूछ सकता है कि क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक टॉयलेट किधर बना? तो मुंबई के धारावी में।
फिर ये गुजरात की जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कुछ पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स, वो सब है, बायोटेक पॉलिसी वगैरह। इसके अलावा कल रात 8 बजे मृणाल्स मंडे 20 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो ये हम सब पढ़े उसमें से, और कल देखते हैं आगे और करंट अफेयर्स में क्या है। तो ये था आज का मतलब पिछले 3 दिन का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।